यहाँ ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि इंडियन क्रिकेटर्स के बाद हिंदुस्तान का मीडिया जो है और हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, उसने इमरान खान की सेहत के हवाले से और उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है, बहुत चर्चा है। मैं भी अभी चंद घंटे पहले 1-2 इंडियन टेलीविज़न चैनल्स पे इसी हवाले से अपीयर हुआ था, जहाँ पे मुसलसल वो इस हैरत का इज़हार करते हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या पाकिस्तानी जजेस या पाकिस्तानी वुकला या पाकिस्तान की जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो क्यों इस स्टेज के ऊपर सिर्फ मॉरल और एथिकल पोजीशन जो है वो इमरान खान के हवाले से इख्तियार नहीं कर पा रहे। और उन्हें ये समझाना कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है जनरल आसिम मुनीर का, वो अच्छा खासा बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जिस किस्म का खौफ पाकिस्तान में पाया जाता है, वो दुनिया के अक्सर ममालिक में लोगों ने इस किस्म का खौफ जो है वो किसी भव्वे का इस तरह का उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। एक मैं चीज़ यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि सोल्जर बाज़ार में कराची में एक गैस का सिलेंडर से आग लग गई, धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अभी तक 16 लोगों के जाँ बहक होने की कंफर्मेशन है। ख़तरा ये है कि ये डेथ टोल बढ़ सकता है। जब मैं इससे बात करना चाहता था तो मैंने कहा क्विकली रिसर्च करूँ कि जो इससे पहले गुल प्लाज़ा में आग लगी थी उसमें टोटल डेथ टोल फाइनली कितना था। मुझे उस रिसर्च से ये तो पता चला कि तकरीबन 70 था, 69-70 था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुल प्लाज़ा में खाली आग नहीं लगी, बल्कि कराची में हर तीसरे दिन कोई आग ऐसी लगती है जिसमें 10-12 लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। जब मैंने ये रिसर्च इस पे थोड़ी-सी की, कराची फायर एंड कराची फायर डेथ्स, तो मेरे सामने बेतहाशा लिस्ट जो है वो खुल गई कि कैसे कराची में बिल्डिंग्स गिर रही हैं, कराची में फायर हो रहा है। और ये वो शहर है जो पाकिस्तान को फीड करता है, जिसमें पाकिस्तान के 25 मिलियन लोग रहते हैं, और इसके ऊपर ज़रदारी ख़ानदान की हुकूमत है। और वो ज़रदारी खान साहब जिनके मुँह में बतीसी के बजाय छतीसी लगी हुई है और वो हर वक़्त बकवास करते रहते हैं, ये उनकी सूबे की और शहर की गवर्नेंस है। कराची शहर के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि उसे सिंध से अलग किया जाए, उसे एक इंडिपेंडेंट सूबा बनाया जाए, या अगर इंडिपेंडेंट सूबा पे नहीं एग्रीमेंट हो सकता तो फिर उसको एक ऐसा इंडिपेंडेंट शहर बनाया जाए जिसका अपना एक इलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, जिस तरह से दिल्ली का है, जिस तरह से मुंबई का है, जिस तरह से एक इंडिपेंडेंट सिटी लंदन का मेयर है, जिस तरह से ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर है, जिस तरह से कैराकस है, जिस तरह से रियो दे जनेरो है। इस तरह और दुनिया में इसकी बेतहाशा एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। इतना बड़ा शहर जिसके इतने बड़े मसाइल हों, जिसमें इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स एग्जिस्ट करती हो, जिसकी 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो, जिसके बहुत से हिस्से हों, जिसमें इनकम इनइक्वालिटी हो, जिसमें सीवेज का प्रॉब्लम हो, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो, लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम हो, उसको कभी भी आप सिंध की तरह की अंडर डेवलप्ड प्रोविंस का हिस्सा नहीं बना सकते। कराची शहर को अगर इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा तो ये पूरे पाकिस्तान को आज भी ये शहर पाल सकता है। चंद बरसों में इस शहर की काया पलट जाएगी जब इसके लोग अपनी एक लीडरशिप को खुद से इलेक्ट करेंगे जो इसको गवर्न कर सकेगी। बहरहाल पाकिस्तान में जहाँ और चीज़ों का कोई हल नहीं है, वहाँ इसका भी कोई हल जो है वो हमारे सामने नहीं आता। अभी थोड़ी सी नज़र ये दौड़ाएं कि हिंदुस्तान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट हो रहा है, उसमें बड़ी प्रोग्रेस हुई। मैंने इसका पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ज्वाइन किया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। दोनों ने की नोट स्पीचेस वहाँ पे किए। मैं और भी इसका जिक्र करता हूँ। अलबत्ता जो चीज़ बहुत ज़्यादा दुनिया का अखबारात ने नोटिस किया वो कयास था, वो मिसमैनेजमेंट थी जो दिल्ली के अंदर देखी गई। ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लॉजिस्टिक्स के हवाले से, टैक्सीज नहीं थी,